जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टडी विद अमन में हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 की 6.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। हम प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं, उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्शियल लाइन। तो तिर्यक रेखा को अगर हम अपनी सिंपल वर्ड में समझें तो तिर्यक रेखा वो रेखा होती है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी लाइन प्रतिच्छेद कर देती है, तो इसी तिरछी लाइन को तिर्यक रेखा बोलते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तिर्यक रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो एक ही तल में उपस्थित दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है या फिर प्रतिच्छेद करती है। तो जैसे मान लीजिए ये हमने दिखा रखा है पूरा बना के। तो जैसे ए बी है और सी डी है, दोनों ही एक तल में स्थित हैं और ये जो रेखाएं हैं वो दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं। जैसे इसमें ए बी है एक रेखा, सी डी है एक रेखा और एक और रेखा पी ए या फिर एम एन भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो एक ही तल में उपस्थित दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है या फिर प्रतिच्छेद करती है। तो जैसे मान लीजिए ई एफ इसमें तिर्यक रेखा है, तो ये दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर कट कर रही है। एक यहाँ कट कर रही है, एक यहाँ कट कर रही है, ठीक है। और उसके बाद है जब एक तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं के एक युग्म को काटती है। युग्म मतलब पेयर, जैसे एक ए बी और एक सी डी हो गई, तो ये एक पेयर हो गया, युग्म हो गया, को काटती है तो यह कुल 8 विशेष कोण बनाती है। तो इसका मतलब यह है कि ई एफ जो तिर्यक रेखा ये है, जब ये एक युग्म को काटती है, एक पेयर को रेखाओं के काटती है, तो यह कुल 8 विशेष कोण बनाती है जिनके आधार पर रेखाएं समांतर हैं या नहीं इसका पता चलता है। तो इसमें देखिए 8 विशेष कोण में दिखा भी रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये विशेष कोण क्या है ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट आता है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तब बनने वाले कोण के कुछ युग्म एकांतर कोण कहलाते हैं। तो जैसे ये दो समांतर रेखा, एक ये है और एक ये है, तो जब एक तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद करती है तो कोणों के युग्म जो कुछ बनते हैं इसमें, वही क्या है, एकांतर कोण कहलाते हैं। अभी हम इसको जो वो कौन कौन से पेयर बनेंगे इसको हम इसके नीचे को डिस्कस करते हैं। इसके टाइप्स में एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट आया आंतरिक या अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो अंदर की ओर बनने वाले कोण जो एक दूसरे के विपरीत तरफ बनते हैं आंतरिक एकांतर कोण कहलाते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। आइए टर्म्स, इसमें बोला दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं। तो जैसे एक ये रेखा ये रही और एक ये रही, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ने, ये वाली अब आ रही है तिर्यक रेखा, इसने क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है। तो अंदर की ओर बनने वाले कोण, अब देखो जैसे कि इसमें देखते हैं हम, ये जो एंगल 5 है और ये एंगल 3 है, ये देखो तिर्यक रेखा ये रही और पहली रेखा ये, तो ये इसके अंदर की ओर इसके साथ बन रहा है, अंदर की ओर कोण बन रहा है। अगर यही कोण हमारा यहाँ बनता तो ये हमारा बाह्य कोण कहलाता, यहाँ बनता तो भी हमारा बाह्य कोण कहलाता, यहाँ बनता तो भी बाह्य कोण कहलाता और यहाँ बनता तो भी ये बाह्य कोण कहलाता। बट ये रेखाओं के अंदर बन रहे हैं तो ये क्या है, अंदर की तरफ बनने वाले कोण हैं जो एक दूसरे के विपरीत तरफ होते हैं। और जैसे हम यही लें कि एंगल 3 और एंगल 5 ये अंदर की ओर भी बन रहे हैं और बट ये ना एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे हम एंगल 5 को देखें तो ये अंदर की ओर बन रहा है और इसकी पोजीशन लेफ्ट है। यहीं हम एंगल 3 की देखें तो ये अंदर की ओर तो बन रहा है बट इसकी जो पोजीशन है वो हमारी राइट साइड है। तो ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत तरफ ही होते हैं। ऐसे ही हम लेते हैं एंगल 4 और एंगल 6 भी इसमें एकांतर कोण है। तो एंगल 4 हमारा आंतरिक है, देखो अंदर की ओर बन रहा है, और एंगल 6 भी हमारा रेखाओं के साथ अंदर की ओर बन रहा है। और इसमें देखिए इसकी पोजीशन, तो इसमें एंगल 4 की पोजीशन लेफ्ट है और इसमें एंगल 6 की जो पोजीशन है वो क्या है, वो है राइट। तो बस यही इसकी डेफिनेशन थी। जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, जैसे एक रेखा ये रही, एक ये रही, एक तिर्यक रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो अंदर की ओर बनने वाले कोण, अंदर की ओर बनने वाले कोण हमने डिस्कस कर लिए जो एक दूसरे के विपरीत तरफ होते हैं। ये हमेशा इसकी कंडीशन बहुत मोस्ट है कि विपरीत तरफ होते हैं। इसमें इनकी जो पोजीशन है, एक की अगर लेफ्ट होगी तो दूसरे की जो पोजीशन है वो राइट होगी। तो यही होता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें एंगल 4 बराबर एंगल 6 और एंगल
3 बराबर एंगल 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब एकांतर कोण का जो दूसरा टाइप है, एक था हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और ये हमारा बाह्य एकांतर कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें जो है उसमें अंदर की ओर होता था, इसमें कोण बाहर की तरफ हो जाएंगे। तो जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो बाहर की ओर बनने वाले कोण जो एक दूसरे के विपरीत तरफ होते हैं बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे ये दो समांतर रेखाएं, एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, और ये आ गई हमारी तिरछी लाइन, तिर्यक रेखा आ गई। तो बाहर की ओर बनने वाले कोण, जैसे देखो ये रेखा है और ये तिर्यक रेखा, तो ये इसके बाहर की ओर बनना है कोण, और एंगल 8 भी बाहर की ओर बन रहा है। और ऐसे एंगल 1 की बात करें तो ये भी रेखा के बाहर की ओर है और ये भी हमारा बाहर की ओर है। तो बाहर की ओर बनने वाले कोण जो एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे हम एंगल 1 और एंगल 7, ये भी दोनों, ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के एग्जांपल हैं। तो देखो एंगल 1 बाहर की तरफ बन रहा है, एंगल 7 भी बन रहा है, बट इसकी जो पोजीशन है एंगल 1 की वो लेफ्ट साइड है। यही एंगल 7 की पोजीशन देखें तो हमारी राइट साइड है। तो एक दूसरे के विपरीत तरफ होते हैं, ये हमने स्टेप से दिखा दिया है। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 8 भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के एग्जाम्पल हैं, बिकॉज ये भी हमारी रेखा से बाहर की तरफ बन रहे हैं, रेखा से बाहर की तरफ बन रहे हैं, और ये इनकी जो पोजीशन है वो भी डिफरेंट है, एक दूसरे के विपरीत है। तो जैसे ये देखो एंगल 8 लेफ्ट साइड है रेखा के, बल्कि ये जो है हमारा एंगल 2 वो रेखा के राइट साइड पोजीशन पर है। तो यही हमारा हो जाएगा बाह्य एकांतर कोण। और उसके बाद एक इसमें नोट भी है, यदि रेखाएं समांतर हो तो एकांतर कोण समान होते हैं। तो इससे हमें ये पता चला है कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो हमारे एकांतर कोण बराबर होंगे, या फिर इसका ये भी कह सकते हैं यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो हमारी रेखाएं समांतर होंगी। तो ये हमारा इससे आ गया। अब हमारा सेकंड आता है संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये क्या होते हैं, जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तब बनने वाले कोणों के युग्म जो एक ही तरफ होते हैं, एक कोण अंदर और दूसरा बाहर, उन्हें संगत कोण कहते हैं। अब देखते हैं इसमें इससे डायग्राम से। तो जैसे दो समांतर रेखा, एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, तो और एक ये आ गई हमारी तिर्यक रेखा। इस तिर्यक रेखा ने ही इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद किया है। तो इसमें जो है एंगल्स के पेयर बने हैं, तो वही जो पेयर हैं उन्हीं को बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे इसमें हम देखें तो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल हैं, तो एंगल 1 जो करस्पॉन्ड होगा, जैसे ये रेखा से ऊपर है तो वो जो दूसरा एंगल होगा वो भी रेखा से ऊपर वाला ही होगा। तो एंगल 1 की वैल्यू एंगल 5 के बराबर हो जाएगी। अब जैसे हम देखते हैं कि एंगल 4 जो है ये इस रेखा के नीचे की ओर बना हुआ कोण है, मतलब बाह्य की ओर बना हुआ कोण है। ऐसे ये जो एंगल 8 है ये भी इस रेखा के नीचे की ओर बना हुआ कोण है, तो एंगल 4 की वैल्यू एंगल 8 के बराबर हो जाएगी। ऐसे हम इसकी राइट पोजीशन पे देखें तो एंगल 2 की वैल्यू एंगल 6 की हमारी इक्वल हो जाएगी, बिकॉज ये रेखा से ऊपर की ओर बना हुआ कोण है, और इसकी बात करें एंगल 6 की तो ये भी रेखा से ऊपर की ओर बना हुआ कोण है। और इसकी और ऐसे ही हमारा एंगल 3 की वैल्यू एंगल 7 के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज ये भी रेखा से नीचे की ओर बना हुआ कोण है और ये भी रेखा से नीचे की ओर बना हुआ कोण है। तो यही हमारा सारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। बाकी इसमें हमें एक नोट भी है, संगत कोण हमेशा एक ही दिशा में होते हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ थी कि जो एक ही तरफ होते हैं, जैसे हमने एकांतर में देखा था वो विपरीत तरफ होते हैं, बट करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण में जो कोण है वो एक ही, जैसे तिर्यक रेखा है तो इसके एक ही तरफ वाले कोण होंगे। या तो पहले आप लेफ्ट साइड का देखोगे, उसके बाद आप राइट साइड का देखोगे। तो संगत कोण हमेशा एक ही दिशा में होते हैं। यदि रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये भी सेम उसकी तरह ही है कि यदि रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण बराबर होते हैं, जैसे हमारे एकांतर कोण भी बराबर होते थे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो ये वही है संगत कोण, हमने यहाँ भी दिखा रखा है इस डायग्राम से। दो रेखाएं हैं, एक रेखा दो रेखा, और ये तिर्यक रेखा है। तो इसमें है रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण, जैसे एंगल 1 की वैल्यू एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 की वैल्यू एंगल 8 के बराबर। इसी प्रकार एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर हो जाएगा और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा था वैसे ही है। एक इसमें पॉइंट आता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है।
तो इसको भी हम इसके सहायता से ही देखेंगे। तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्यकोण का योग 180 होता है। एक और बने अंत्यकोण का मतलब यह है कि तिर्यक रेखा या तो लेफ्ट के ही या फिर राइट के ही। तो जैसे इसमें हम देखें तो इसमें एक ही और बने अंत्यकोण, जैसे इसमें ये है तो जैसे तिर्यक रेखा ये है और एक ही और बने कोण क्या है, एंगल 4 है और एंगल 5 है। तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार हम इसकी राइट पोजीशन में बात करें तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 की, एंगल 3 ये रहा, एंगल 6 ये रहा, तो इसका जो सम है वो भी होगा 180 अंश होगा। ये होंगे रेखा के अंतः कोणों का योग। इसी प्रकार हमारे तिर्यक रेखा के एक ही और बने बाह्य कोण जो बाहर की तरफ बन रहे हैं कोण, जैसे इसमें एक एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसी टाइप से सॉरी एंगल 8 है, इसी टाइप से एंगल 2 है, एंगल 7 है। जैसे इंटीरियर का केस है वैसे ही सेम एक्सटीरियर का केस है। तो इसमें तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने बाह्य कोणों का योग भी 180 अंश होता है। तो इसमें बाह्य कोण कौन सा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 का जो सम है वो 180 हो जाएगा। इसी टाइप से ये बाह्य कोण है एंगल 2 और एंगल 7, इनका जो सम है वो भी आपका 180 हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड आता है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनने वाले विपरीत कोणों के युग्म को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब जैसे देखो ये डायग्राम में दिखा रखा है, तो दो रेखाएं, एक रेखा ए बी हो गई, एक रेखा सी डी हो गई, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ओ पर। तो विपरीत कोणों के युग्म को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे एंगल 1 का विपरीत कोण हो गया एंगल 3, एंगल 2 का विपरीत कोण हो गया एंगल 4। इस टाइप से जो एंगल 1 की वैल्यू एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 की वैल्यू एंगल 4 के बराबर हो जाएगी। तो यही हमारा क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। एक बार अगेन देख लेते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनने वाले विपरीत कोणों के युग्म को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, ये एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करी वो बिंदु ओ पर कर रही हैं। तो यहाँ पर जो विपरीत कोणों के युग्म, जैसे एंगल 1 का विपरीत एंगल 3, इसी टाइप से एंगल 2 का विपरीत एंगल 4, तो ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। और नोट है शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये डायग्राम बनाया गया है जो कि मैंने भी दिखाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर सी डी के हो और सी डी समांतर ई एफ और y और z ये रेशियो में दे रखे हैं 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने गिवन लिख लिया, ए बी समांतर सी डी हमारे पास गिवन था, सी डी समांतर ई एफ भी हमारे पास गिवन था, और y और z जो एंगल हैं इनके रेशियो दे रखे थे 3:7। टू फाइंड में जो ज्ञात करना था वो हमें निकालनी थी x का मान कितना होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे इसमें सॉल्यूशन हमारे पास गिवन था उसका हमने यहाँ यूज़ करा है। ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, ये हमने गिवन से लिख लिया, और सी डी समांतर है ई एफ के, तो ए बी भी समांतर होगा ई एफ के। तो ये एक प्रमेय है 6.2। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। बाकी आपको इस टाइप से एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा कि यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हों तो वे परस्पर समांतर होती हैं। जैसे इसमें देखते हैं हम, जैसे ये था हमारा ये ए बी, ये तुम्हारा सी डी ई और एफ, और ये हमारी तिर्यक रेखा स्टेप से आ गई। तो हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में जो गिवन था वो ए बी समांतर सी डी दे रखा है, और इसमें क्या है सी डी समांतर ई एफ भी हमें दे रखा है। तो इसमें है कि यदि दो रेखाएं एक ही रेखा, जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें ए बी एक रेखा है वो भी सी डी के समांतर है, और जो ई एफ है वो भी सी डी के समांतर है। तो इसका मतलब एक जो रेखा है वो दो रेखाओं के लिए क्या है, समांतर है। तो इसलिए ये दो आपस में भी रेखाएं समांतर होंगी। हम इसको अगेन देखते हैं कि ए बी, जैसे अगेन देखते हैं कि यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हों तो इसमें दो रेखाएं जो है इसमें ए बी, एक तो ए बी हो गई तो दूसरी है इसमें ई एफ, ये दोनों रेखाएं। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक सिंगल सी डी रेखा के लिए क्या है, समांतर है। तो आपस में ये दोनों भी ए बी और ई एफ भी आपस में समांतर होंगी। तो यही है
तो वही परस्पर समांतर होंगे। और ये जो चीज़ आई है हमारी ए बी समांतर ई एफ, तो ये यहाँ से आई है। हमारी दे रखा था क्वेश्चन में जो एंगल वाई और एंगल जेड है उनका रेशियो था 3:7। अब और इसके हिसाब से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो ये रेशियो में दे रखा है, इनकी पूरी वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम इसको के करके मान लेंगे। वाई बराबर 3K हो गया, जेड बराबर 7K हो गया। अब चूँकि देखो अब हम इसका यूज़ करेंगे, ए भी समांतर है ई एफ के, जो ए बी समांतर ई एफ के, जब ये दोनों रेखाएं, ये रेखा इसके समांतर है तो इसमें एकांतर कोण इसके बराबर होंगे। तो एंगल एक्स की वैल्यू एंगल जेड के बराबर हो जाएगी, वो भी एकांतर कोण से। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। और सवाल में गिवन था कि ए बी समांतर है सी डी के। तो जब ए बी समांतर सी डी के है तो इसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू 180 हो जाएगी, बिकॉज ये तिर्यक रेखा के, जैसे हमने पिछले भी देखा था थ्योरी में, कि तिर्यक रेखा के एक और बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये एक्स और वाई एक तरफ बने तिर्यक रेखा की तरफ बने कोण है, इसलिए इनका सम जो हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से, जो हमें इससे पीछे समीकरण नंबर 1 आई थी, 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, और तो इसमें जो एक्स का मान आया था हमारा, वो आया था हमारा जेड के इक्वल। तो हम इस इक्वेशन में देखें तो हम एक्स की जगह जेड पुट कर देंगे, बिकॉज हमने इससे पहले देखा था कि एंगल एक्स की वैल्यू एंगल जेड के इक्वल है। तो देखो ये एक्स की जगह हमने जेड रख दिया, वाई का वाई आ गया, बराबर 180 आ गया। अब जेड का जो हमने इससे पहले जो रेशियो माना था, तो जेड का जो हमारा था उसमें, तो जेड को जो हमने कंसीडर करा था वो करा था 7K, तो और वाई को करा था 3K। तो वही लिखा है हमने, जेड को 7K, वाई को 3K, बराबर 180 आ गया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 10K आ जाएगा, बराबर 180। तो के की वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगी। और इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, बिकॉज एक्स के जो वैल्यू है वो जेड के इक्वल है, और जो जेड की वैल्यू है वो 7K के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, के की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 7 की मल्टीप्लाई जब 18 में करेंगे तो 126 आएगा। तो यही वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, एंगल एक्स की, जो कि हो जाएगी 126 डिग्री। अब हम अपना देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में एक आकृति है जो कि मैंने भी बना रखी है। तो आकृति 6.24 में यदि ए बी समांतर हो सी डी के, और ई एफ जो लंब है वो है हमारा सी डी पर, और एंगल जी ई डी की जो वैल्यू दे रखी है हमें, वो दे रखी है 126 डिग्री दे रखी है। और इसमें हमें ज्ञात करना है एंगल ए जी ई निकालना है हमें, और एक जी ई एफ निकालना है। जी ई एफ एक ये वाला निकलेगा, एक तो ए जी ई निकालना है, ए जी ई में एक ये वाला आ गया, जी ई एफ में ये, और एक निकालना है हमें एफ जी ई। तो हमें 3 एंगल्स में पूछे हैं। तो अब हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें हमें सबसे पहले दे रखा था ए बी समांतर है सी डी के, तो हम उसका ही यूज़ करेंगे इसमें। ए बी समांतर जब सी डी के है तो इसमें जो है इसके एकांतर कोण इक्वल होंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं, जैसे ए बी समांतर सी डी के है तो उसमें एकांतर कोण हमारा हो जाएगा ए जी ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जी ई डी के इक्वल। तो ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस पूरे के क्या हो जाएगा, एकांतर हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा एंगल ए जी ई बराबर जी ई डी एकांतर कोण से। अब हम देखते हैं कि हमें जी ई डी की वैल्यू ऑलरेडी सवाल में गिवन है 126 डिग्री, और जब एंगल ए जी ई की वैल्यू जी ई डी के इक्वल है तो इन दोनों की वैल्यू भी आपस में सेम ही हो जाएगी। जब तो इसलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एंगल ए जी की वैल्यू 126 डिग्री। और हमने लिख भी रखा है कि क्योंकि जो है एंगल जी ई डी की वैल्यू 126 डिग्री हमें गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगी हमारी ए जी ई की वैल्यू भी 126 डिग्री हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जी ई डी एंगल हमें 126 डिग्री गिवन था। अब हम देखेंगे कि जो जी ई डी एंगल है वो किन किन एंगल से मिलकर बना है। तो इसमें देखते हैं डायग्राम में, जी ई डी जो एंगल है हमारा वो एक हमारा जी ई और एफ इससे मिलकर बना है, और एक हमारा एफ ई डी, बिकॉज ये जी ई डी यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल है। तो इसमें एक एंगल तो ये रहा, एक एंगल ये रहा, इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है। एफ ई डी की में हम बात करें तो ये डिग्री हमारा 90 डिग्री का कोण है, बिकॉज में क्या रखा था कि वो उस पर लंब है, इसीलिए। अब हम देखो जी ई एफ और एक है एफ ई डी, तो जी ई एफ का जी ई एफ आ गया, और एफ ई डी की वैल्यू हमने 90 डिग्री रख दी, बराबर 126 डिग्री आ गया।
तो एंगल जी ई एफ बराबर 126 माइनस 19, तो एंगल जी ई एफ की वैल्यू हो जाएगी 36। अब इसके हम चलते हैं लास्ट उस पर। अब देखो चूँकि ए बी एक सरल रेखा है, ए बी एक सरल रेखा है, तो हमें पता है कि सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये रेखा कौन कौन से कोण पे बन रहे हैं, ए जी और एफ में। तो एक तो इसमें बन रहा है ए जी ई बन रहा है, और एक बन रहा है हमारा एफ जी ई। एक बन रहा है ए जी ई और एक बन रहा है एफ जी ई। एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो इसका सम 180 के इक्वल आ गया। और ए जी ई की वैल्यू हमने निकाली थी सवाल में इससे पहले, तो 126 निकाली थी, और हमें अब निकालनी है एफ जी की वैल्यू बराबर 180 आ गया। तो एफ जी की वैल्यू जब निकालेंगे तो 180 में से 126 को माइनस कर देंगे, तो एफ जी ई की वैल्यू 54 डिग्री आ जाएगी। और लास्ट में हम इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। एंगल ए जी की वैल्यू 126 डिग्री, एंगल जी ई एफ की वैल्यू 36 डिग्री, और एंगल एफ जी ई की वैल्यू हमारी 54 डिग्री आ जाएगी। लास्ट में बॉक्स में बंद कर देंगे, जिससे कि एग्जामिनर पे इसका अच्छा इफेक्ट पड़े। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस थर्ड क्वेश्चन में एक हमें आकृति दे रखी है। क्वेश्चन में कह रखा है कि आकृति 6.25 में यदि पी क्यू समांतर एस टी के है और एंगल पी क्यू आर की वैल्यू 110 है और एंगल आर एस टी की वैल्यू 130 है, तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। अब हम अपने देखते हैं इस डायग्राम से। इसमें पी क्यू समांतर दे रखी है एस टी के, और एंगल पी क्यू आर की वैल्यू 110 डिग्री दे रखी है, और एंगल आर एस टी की वैल्यू 130 डिग्री दे रखी है। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है क्यू आर एस। जैसे मैंने दिखा रखे हैं 1 2 3, तो हमें एंगल 3 इसमें फाइंड करना है। जो इस सवाल में हमें गिवन दे रखा था वो हम लिख लेंगे। जैसे पी क्यू समांतर है, एस टी हमें गिवन दे रखा था, पी क्यू आर 110 और आर एस टी की वैल्यू 130। अब हमें जो उसमें ज्ञात करना था, फाइंड करना था, वो हमें क्यू आर एस की वैल्यू में फाइंड करनी थी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, रचना कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि पी क्यू के समांतर बिंदु आर से होकर जाने वाली रेखा एम एन खींची। ये रहा पी क्यू के समांतर बिंदु आर, ये रहा बिंदु आर, पी क्यू के समांतर बिंदु आर से होकर जाने वाली एक रेखा एम एन खींची। तो हमने इसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब जो इसमें पी क्यू समांतर एस टी था, गिवन दे रखा था, और देखो पी क्यू समांतर एम एन के, ये हमने रचना से ही अभी निकाला है। अब देखते हैं हम इसमें कि हम इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि तिर्यक रेखा के एक और बने कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें पी क्यू समांतर एम एन हमने कंस्ट्रक्शन से लिखा था, और उसके बाद अब हम देखते हैं डायग्राम में अपने। जब पी क्यू समांतर एम एन है और क्यू आर क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा से एक तरफ बने कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। पी क्यू समांतर थी एम एन के, क्यू आर तिर्यक रेखा थी, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण मतलब एंगल 1 और 110। तो एंगल 1 प्लस 110 की वैल्यू 180 आ जाएगी। तो एंगल 1 की वैल्यू 180 में से 110 घटाएंगे तो एंगल 1 की वैल्यू हमारी 70 डिग्री आ जाएगी। अब चूंकि हमें पी क्यू समांतर एस टी हमें ऑलरेडी सवाल में गिवन है, और पी क्यू समांतर एम एन हमने रचना से निकाल लिया, तो हमारा एस टी भी एम एन के समांतर होगा। जैसे हमने इसे पिछले सवालों में देखा था कि यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो वे परस्पर समांतर होंगी। इसमें हम देख रहे हैं कि दो रेखाएं जैसे एक एस टी है एक एम एन है, ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं। जैसे एस टी पी क्यू के भी है और एम एन भी पी क्यू के है, तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। तो ये हमारा तो हमने ये चीज़ हमारी यहाँ से आई है। अब हम देखते हैं एस टी समांतर एम एन। तो एस टी समांतर एम एन है और इसमें आर एस क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो तिर्यक रेखा से एक तरफ बने कोण एक हो जाएगा एंगल 2 और एक हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये दोनों आर एस तिर्यक रेखा से एक तरफ बने कोण है, और इन दोनों का जो समय हमारा वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। बाकी हमने लिख भी दिया कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 प्लस 130 बराबर 180, और एंगल 2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 180 में से 130 को माइनस कर देंगे तो एंगल 2 की वैल्यू हमारी 50 डिग्री आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसमें एम एन जो है वो एक क्या है, सरल रेखा है, अर्थात इस पर बने एम एन पर रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। अब एम एन रेखा पर हमारे 3 कोण आ रहे हैं, एक एंगल 1, एक एंगल 3, एक एंगल 2। तो इन तीनों का ही सम हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमने ये लिख भी दिया है, तीनों का सम 180, सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
और देखो उसमें एंगल 1 की वैल्यू हमने 70 डिग्री निकाल दी, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी 70, एंगल टी की वैल्यू 50 निकाल दी और एंगल 3 की वैल्यू अभी हमें निकालनी है, बराबर 180 आ गया। जब 70 और 50 को करेंगे ऐड तो 120 आ जाएगा, प्लस एंगल 3 बराबर 180। तो एंगल 3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल 3 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 60 डिग्री। और जो हमने इसमें माना था एंगल 3 ये था QRS, और हमें इसकी ही हमें वैल्यू निकालनी थी QRS की। तो QRS की वैल्यू एंगल 3 की वैल्यू मतलब दोनों की इक्वल ही है, तो ये हमारी QRS की जो वैल्यू है वो भी हमारी 60 डिग्री आ जाएगी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या रखा है कि आकृति 6.26 में यदि ए भी समांतर हो CD के और APQ की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो दे रखी है 50 और PRD की जो वैल्यू देखी है वो 127 डिग्री दे रखी है, तो X और Y के मान ज्ञात करने हैं, हमें X और Y के मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें हम देख लेंगे, सबसे पहले तो हमने डायग्राम बना लिया सब। अब हमें जो गिवन दे रखा था उसको लिख लिया, AB समांतर CD दे रखा था उसको लिख लिया, और APQ की वैल्यू 50 और PRD की वैल्यू 127 डिग्री हमने लिख ली। अब हमें जो इसमें ज्ञात करना था वो हमें X और Y के मान निकालने थे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि AB, क्योंकि AB और CD ये जो है आपस में समांतर है, ABCD ये हमें दे रखा था सवाल में। और PQ क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो PQ है तिर्यक रेखा। तो जब भी हमें पता है जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमेशा एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हमारा जो एंगल X की वैल्यू जो है वो एंगल 50 के बराबर हो जाएगी एकांतर कोण से, जो कि हमने लिखा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, चूँकि AB समांतर है CD के और PR भी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो जब PR भी तिर्यक रेखा है तो इसमें भी तुम्हारा जो एकांतर कोण इसमें पूरा बनेगा, ये बनेगा APR, मतलब ये पूरा जो है एंगल इसके 127 डिग्री के क्या है बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो 50 प्लस Y की वैल्यू 127 हो जाएगी। अब Y की वैल्यू 127 में से 50 घटा देंगे तो Y की वैल्यू 77 डिग्री आ जाएगी। और हम अपना लास्ट में एंगल X बराबर 50 और एंगल Y बराबर 77 डिग्री इसको लिख के बॉक्स में बंद कर देंगे। अब हम अपना देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि आकृति 6.27 में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, और एक आपतन किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। तो मैं सिंपल से ये कह रखा है कि हम दो दर्पण दे रखे हैं, तो जैसे कि हमने इसमें ड्रॉ कर लिया है दर्पण, एक PQ दर्पण है, एक RS दर्पण है। तो इसमें एक किरण AB जाती है जो PQ से टकराती है, और टकराने के बाद परावर्तित होकर ये RS से टकरा जाती है, और तथा यहाँ से भी परावर्तित होकर ये आगे चली जाती है। तो हमें गिवन दे रखा था इसमें कि PQ समांतर है RS के, तो हमने जो गिवन दे रखा था उसको लिख लिया। अब प्रूफ हमें ये करना है कि ये जो किरणें आ रही थी और लास्ट में जो तुम्हारी परावर्तित किरण हुई है, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित हो गई, तो ये भी आपस में क्या है समांतर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका यूज़ करेंगे कि PQ समांतर RS हमारे पास, जो कि क्या था हमारे पास गिवन था, और इसमें BN समांतर CN होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं पर डाले गए लंब परस्पर समांतर होते हैं। तो इसमें जो लंब था वो एक हमारा BM था और एक हमारा CN था, तो ये जिस भी रेखा पर पड़ेंगे तो वो भी समांतर होंगे। तो ये BM और CN लंब जो हैं वो समांतर रेखाओं पर गिरे हैं, तो ये भी लंब भी आपस में समांतर होंगे, क्योंकि BM समांतर CN है और BC क्या है, तिर्यक रेखा है। ये देखो इसमें BM समांतर CN है और एक जो है BC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो हमें पता है जब भी दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इसमें एंगल R1 की जो वैल्यू है वो एंगल I2 के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, वो भी एकांतर कोण से। तो ये एंगल R1 की वैल्यू एंगल I2 के बराबर एकांतर कोण से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हमें पता है कि एक हमने ये परावर्तन के प्रथम नियम से हमें पता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये हमारा फिजिक्स में आता है टॉपिक, ऑप्टिक्स में, कि परावर्तन प्रथम नियम से आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मीन्स ये हो गया। वैसे तो आप ये चीज़ सब
क्लास 10th में पढ़ोगे साइंस में, फिजिक्स में चैप्टर है ये आपका। तो अभी हम पहले ऐसे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, तो दर्पण पे जो ये किरण होती है, आपतित किरण बोलते हैं इसको। तो ये आपतित किरण होती है, ये अभिलंब होता है। ये दर्पण से टकराकर जिस कोण से वापस चली जाती है उसको बोलते हैं हम अपना परावर्तित किरण। ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। और आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण उसको बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे आई से वो करते हैं डिनोट। परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण कहलाता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। और इसमें यह होता है कि एंगल आर की वैल्यू हमेशा एंगल आई की वैल्यू हमेशा एंगल आर के इक्वल होती है। ये इसका रूल है। तो इसमें एंगल I1 की वैल्यू एंगल R1 के इक्वल, और इसमें I2 की वैल्यू एंगल R2 के इक्वल हो जाएगी परावर्तन के नियम से। तो एंगल I1 की वैल्यू R1 के इक्वल, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। और एंगल I2 की वैल्यू एंगल R2 के इक्वल, इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया। अब हम देखते हैं समीकरण 1 तथा 3 से। समीकरण 1 ये रही और समीकरण 3 ये रही। तो हम इसमें देखेंगे कि जब हम इसको वो करेंगे तो R1 की वैल्यू R2 के क्या है, इक्वल आ जाएगी। बिकॉज I2 यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो इसकी वैल्यू R1 की वैल्यू R2 के इक्वल हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 4। और फिर देखते हैं हम समीकरण 2 तथा 4 से। समीकरण नंबर 2 ये रही और समीकरण नंबर 4 रही। इसमें देखो R1 यहाँ इक्वल है, आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तो I1 की जो वैल्यू है वो हमारी R2 आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगी। और उसके बाद हम समीकरण 1 तथा समीकरण 5 को ऐड कर देंगे। समीकरण 1 ये रही और समीकरण 5 ये रही। तो ये हो जाएगा I1 प्लस R1 बराबर R2 प्लस I2। अब देखो I1 प्लस R1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा, तो जब I1 और R1 को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये वाला एंगल, मतलब ABC हमारा एंगल बन जाएगा। इसी प्रकार जब हम I2 और R2 को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा एंगल BC और D। तो ये आ गया एंगल ABC बराबर क्या हो गया, एंगल BCD आ गया। जो कि हमारे जो वो हैं ABC और BCD हैं, जो कि हमारी रेखा AB और CD का क्या है, एकांतर कोण है। ये क्या है, एकांतर कोण। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या इक्वल हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है, CD ये रही, AB ये रही पैरेलल लाइन है, एक BC हमारी तिरक रेखा होगी, तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे। तो जो रेखा AB एंड CD के एकांतर कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, AB जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल प्रूफ हो जाएगा CD के। ये यही होता है हेंस प्रूफ, क्योंकि हमें पता है कि यदि एकांतर कोण समान होते हैं तो रेखाएं भी क्या है, आपस में समांतर होती हैं। तो ये हमारी वीडियो थी। और अब हमारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपकी डिमांड आएगी तो हम एग्जाम्पल्स की भी करा देंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। और आपका कोई सजेशन है तो आप अपना फीडबैक भी कमेंट्स में दे सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।